अब तक हमने देखा द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर देते हैं और वहाँ ग्रे, गोश और गॉर्डन उन सभी को रोक रहे होते हैं। तभी उनकी मदद करने के लिए हेनरी भी वहाँ आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो भी ब्लैक बुल्स का बहुत पुराना मेंबर है। और तब हम देखते हैं काफी लड़ाई करने के बाद आखिरकार वो सभी लोग द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पर वोल्टर्स को मैजिक स्टोन मिल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे यहाँ हम देखते हैं रॉयल नाइट्स ने द आई ऑफ मिडनाइट सन के बेस पर हमला कर दिया होता है और कैप्टन ओजेल अकेले ही दुश्मनों की वाट लगा रहे होते हैं और वो अपने आप पर हो रहे सारे अटैक्स का जवाब बहुत दिलेरी से दे रहे होते हैं। तब एन कहता है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ बहुत आसान हो। तब नील्स कहता है, मैंने आज तक कैप्टन ओजेल को इतना ज्यादा डिटरमेंट नहीं देखा। तब कैप्टन ओजेल सोचते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उस हिसाब से वोल्टर्स कुछ लोगों को लेकर सेम टाइम पर बाहर जाता है और वो वक्त यही है। और यहाँ हमारा स्पेशल मैजिक यूजर इस हाइडआउट के बाहर जैमिंग स्पेल एक्टिवेट कर रहा है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। तो चलो लिच, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ हम देखते हैं मिमोसा का भाई अपनी तारीफ कर रहा होता है और साथ साथ दुश्मनों के साथ लड़ रहा होता है। और तब नोएल इस चीज से बहुत तंग आ जाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है और तब वो और बेन अपने दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। तब नोएल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे टीम से हारने के बावजूद भी रॉयल नाइट्स के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तब बेन कहता है, क्या तुम्हें सच में यही टाइम मिला है ये सब कुछ कहने का? और वैसे भी हमें बस यूनो ने हराया है, तो चलो अब इसे लड़ाई में कुछ कर दिखाएं, नहीं तो कैप्टन मेरेलोना हमें छोड़ेंगी नहीं। और लक पागलों की तरह अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा होता है और कहता है, अफसोस है कि मैग्ना यहाँ पर नहीं आ सका, तो इसका मतलब अब मुझे मैग्ना के हिस्से का भी पागलपन करना ही होगा और उसके बाद उसे इसी चीज को लेकर चिढ़ाऊंगा। और यहाँ यूनो अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से हरा देता है और सिर्फ उसकी तारीफ कर रही होती है। तब वो ओपोनेंट कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि बहुत जल्द हम अपने ट्रू फॉर्म में आने वाले हैं। तब मिमोसा कहती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? पर हम देखते हैं वो पर्सन कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो जाता है। तब मिमोसा कहती है, इन दीवारों पर अजीब से पैटर्न्स बने हुए हैं और हम जितना ज्यादा अंदर जाते जा रहे हैं ये और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और तभी यूनो को किसी के दिल की धड़कन सुनाई देती है और यहाँ आस्था और जोरा लड़ने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। पर तब कैप्टन मेरेलोना अकेले ही उन ओपोनेंट्स को हरा देती है। तब आस्था कहता है, क्या सच में हम कुछ ना करें? क्या आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक नहीं ले सकती ताकि हमें भी चांस मिले? और तभी आस्था के पास उसका क्लोन आ जाता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। तब जोरा कहता है, क्या तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो? तब आस्था और उसका क्लोन कहता है, मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तब कैप्टन मेरेलोना कहती है, आखिरकार तुम्हें किसने इजाजत दी अपना क्लोन बनाने की? तब इनमें से ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि फेक कौन है, क्योंकि इनमें तो कोई मैजिक भी फील नहीं हो रहा। तो क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से असली कौन है? तब जोरा भी मना कर देता है। तब कैप्टन मेरेलोना उसे पकड़कर कहती है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। और तब हम देखते हैं आस्था और उसका क्लोन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब कैप्टन मेरेलोना उन दोनों के ऊपर आग फेंक देती है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उस मैजिक को काट देता है और कहता है, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? तब कैप्टन मेरेलोना कहती है, तो इसका मतलब तुम असली हो, क्योंकि मैं अपने साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं लाई थी जो कि इतनी सी फायर से मर जाए। तब राया कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये करोगी, तुम तो सच में बहुत डरावनी हो। और अपने वाटर हीलिंग मैजिक से खुद को ठीक कर लेता है और कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तब कैप्टन मेरेलोना कहती है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब आस्था कहता है, ये द आई ऑफ मिडनाइट सन की थर्ड आई का लास्ट मेंबर है और इसका नाम राया द डिसलॉयल है और ये किसी के भी मैजिक को कॉपी कर सकता है। तब जोरा सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? क्या हमें सच में इस मॉन्स्टर के साथ लड़ना होगा? तब राया कहता है, अगर तुम रॉयल्टी ना होती तो मैं तुम्हें जरूर डेट पे चलने के लिए कहता। तब कैप्टन मेरेलोना कहती है, कोई बात नहीं, हम मेरी आँख से तुम्हारी डेट की इच्छा को पूरा करें।
और तब हम देखते हैं राया भी यामी की तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन यामी के मैजिक को कॉपी करने की? तब राया कहता है, आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा तो काम ही दूसरों के मैजिक को कॉपी करना है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है, अगर तुमने इतनी आसानी से यामी के मैजिक को कॉपी कर लिया है तो इसका मतलब अभी भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और तब राया कैप्टन यामी की तरह उन पर हमला कर देता है और तब आस्था और जोरा उसके हमले को डॉज कर देते हैं और कैप्टन मरियोलोना एक ही मुक्का मार के उस हमले को एक ही बारी में काट देती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है, तुम तो इसमें बहुत कच्चे निकले, यामी का हमला इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। और तब वो राया के पास पहुंच के अपने मैजिक से उसे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तब जोरा कैप्टन मरियोलोना को देखकर सोचता है, आखिरकार ये इतनी फास्ट मूव कैसे कर सकती है? और चाहे इनके हाथों में जो मैजिक है वो सिंपल है, पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं आज तक जितने भी जादूगरों से मिला हूँ, ये उनमें से लड़ाई में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब आस्था सोचता है, ये तो लॉन्ग रेंज स्पेल ना यूज करके बिल्कुल पास जाकर लड़ रही हैं। शायद मुझे भी इनकी यही टेक्निक को यूज करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं राया बच जाता है और अपने आप को हील कर लेता है। तब आस्था भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब कैप्टन मरियोलोना उसे पकड़कर कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप बस देखो। तब राया कहता है, इससे लड़ना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर तुम जैसे रॉयल्स जिन्होंने हमसे मैजिक चुराया है, उन्हें इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। और तब वो लाइट मैजिक से कैप्टन मरियोलोना पर हमला कर देता है और सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस लाइट मैजिक की स्पीड के आगे टिक पाएगी। पर हम देखते हैं कैप्टन मरियोलोना उसके सारे लाइट मैजिक को काट देती है, जिससे राया शॉक हो जाता है और सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की सुपर ह्यूमन मूवमेंट्स हैं? और तब हम देखते हैं कैप्टन मरियोलोना उसके पास फिर से पहुंच जाती है, पर इस बार वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब जोरा कहता है, पता नहीं इस बार ये बंदा किसका मैजिक यूज कर रहा है। तब आस्था कहता है, अब मुझे याद आया, ये स्पेल तो पुराने पर्पल ऑर्कस के कैप्टन की है। और तब राया जैसे ही कैप्टन मरियोलोना के पीछे से हमला करने लगता है, कैप्टन मरियोलोना उस हमले को भी काट देती है। तब राया सोचता है, इसने तो हवा में ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और इसका रिएक्शन टाइम तो वैटो से भी ज्यादा तेज है। और तब वो कैप्टन मरियोलोना पर हमला कर देता है, पर कैप्टन मरियोलोना उसके हमले को डॉज करके वापस से उस पर ही हमला कर देती है। पर राया उस हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वाटर स्पेल से कैप्टन मरियोलोना पर हमला कर देता है, पर कैप्टन मरियोलोना उस हमले को एक ही झटके में उड़ा देती है। और तब राया सैलेमेंडर की मदद से कैप्टन मरियोलोना पर हमला कर देता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और तब कैप्टन मरियोलोना उसके पास जाने लगती है और कहती है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और तब हम देखते हैं जैसे ही राया इनविजिबल होने लगता है, कैप्टन मरियोलोना उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देती है। और तब राया अलग अलग मैजिक से कैप्टन मरियोलोना पर हमला कर रहा होता है, पर कैप्टन मरियोलोना एक एक करके उन सभी मैजिक्स को काट रही होती है, जिसे देखकर आस्था और जोरा हैरान हो जाते हैं। तब जोरा सोचता है, ये तो सच में बीस्ट है, तो इसका मतलब जो अफवाहें मैंने इनके बारे में सुनी थी वो सच थी। और जब मैंने इनके बारे में रिसर्च की तब मुझे पता चला इन्हें रॉयल कैपिटल में रहना पसंद नहीं है, और क्योंकि ये जंगली जानवरों का मीट खाना चाहती थी तो इसलिए ये अपना ज्यादातर टाइम जंगल में ही बिताती थी। और ये अब खुद ही बीस्ट बन चुकी है, और जैसे कि ये नेचुरल मोना में रही हैं, तो इनकी मोना स्किन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इनके मूवमेंट्स तो बिल्कुल बीस्ट की तरह हैं। तो अगर मैं राया के बारे में बात करूं तो मैंने इसके कॉपी मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना, पर मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है इसका कॉपी मैजिक किसी के भी स्पेल एट्रीब्यूट को कॉपी कर सकता है। तो इसका मतलब ये इकलौता है जो कि हर तरह के एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। और इसकी स्पेल की स्ट्रेंथ से पता चल रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है। तो अगर ये किसी मामूली जादूगर की भी जादू को कॉपी करता है तो ये अपने ज्यादा पावरफुल मैजिक के कारण उसके मैजिक को और भी अच्छे से यूज कर सकता है। और अगर ये एक मैजिक एट्रीब्यूट यूज कर रहा है तो तब ये दूसरी तरह का मैजिक एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकता। और इसका प्रूफ ये है कि उस टाइम इसने अपने फायर स्पेल को यूज करने के लिए अपने इनविजिबल मैजिक को हटा लिया था। और चाहे बहुत सारे लोग इस आदमी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, पर आज इसकी किस्मत बहुत बुरी है क्योंकि आज इसका सामना एक बीस्ट से है। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत कमाल की लड़ाई है, क्या इसमें से मैं कुछ थोड़ा सा भी सीख सकता हूँ?
और तब हम देखते हैं राया अपने मैजिक से आस्था की तलवार को कॉपी कर लेता है। तब जोरा सोचता है आखिरकार इसने ये कैसे किया? मुझे तो लगा था कि इसे किसी के मैजिक को कॉपी करने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। तब यहाँ राया सोचता है मुझे किसी की भी मैजिक को कॉपी करने के लिए बस उसकी ग्रिम वॉर को टच करना पड़ता है। और जब मैं पिछली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था तब मैंने उस लड़के की ग्रिम वॉर को टच कर लिया था। और तब फ्लैशबैक में राया कह रहा होता है कि तो मुझे कॉपी मैजिक मिला है, पर जैसे कि मैं अंदर से खाली हूँ तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। तब लीच कहता है तुम बाकी लोगों से ज्यादा दयावान हो, तुम सभी लोगों की देखभाल करते हो और सभी को पसंद करते हो, तो शायद इसीलिए तुम्हारा मैजिक इस तरह है। ये एक काइंड मैजिक है जिसे तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक तुम किसी के पास ना चले जाओ। और यहाँ राया सोचता है तुम गलत हो लिच, मैं काइंड नहीं हूँ, मैं एक झूठा हूँ और धोखेबाज हूँ। और लिच खुद एक काइंड पर्सन है, जिस वजह से उसने मुझे काइंड कहा है, पर तुम लोगों ने उसे धोखा देकर मार डाला। तो इसलिए ह्यूमंस, अब मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और तब वो कैप्टन मेरेलोना पर हमला कर देता है, पर कैप्टन मेरेलोना उसकी तलवार को तोड़ देती है और कहती है लगता है ये बस उस तलवार की कॉपी है और तुम असलियत में एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर सकते। तब राया सोचता है तो इसीलिए इसने बिना हेजिटेशन से मुझ पर हमला कर दिया, क्योंकि अगर मैं उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को कॉपी कर पाता तो इसका हाथ अब तक कट चुका होता। और जैसे कि मैं अब इसके मैजिक को फील कर पा रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि इस वुमेन की पावर सिर्फ इसकी रॉयल्टी के कारण नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और अब तो इसने मोना स्किन को भी सरपास कर लिया है और अब तो ये अपने आसपास के मोना को भी कंट्रोल कर रही है। तब कैप्टन मेरेलोना कहती है चलो फिर इसे खत्म करें। और उस पर मुक्कों की बरसात कर देती है और अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? तब राया सोचता है मेरे पास तो अब कोई रिकवरी मैजिक यूज करने का टाइम भी नहीं है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अभी अभी माना जोन को यूज किया। और तब हमें बताया जाता है कि माना जोन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम आसपास के एरिया के मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब जिस जगह का मैजिक आप कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने से भी ज्यादा मैजिक से हमला कर सकते हैं। और इसकी मदद से आपकी डिटेक्शन एबिलिटीज और रिएक्शन स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप आसपास के मैजिक को यूज कर रहे हैं तो आप स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तब आस्था सोचता है हमें थर्ड आई के एक मेंबर के साथ लड़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और कैप्टन मेरेलोना तो उसे बड़ी बुरी तरह धूल चटा रही है। ये तो सच में बहुत कमाल की है। तब कैप्टन मेरेलोना कहती है अगर तुम सच में कुछ नहीं करने वाले हो तो मैं तुम्हें तब तक पंच करती रहूंगी जब तक तुम गायब नहीं हो जाते। और हम देखते हैं राया मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ यूनो को रोकना नामुमकिन हो चुका होता है। तब मिमोसा सोचती है इसका मैजिक तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या ये मोना जोन को यूज कर रहा है? पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इसने पहले भी एक स्पेल के अंदर अपने दूसरे स्पेल को एक्टिवेट किया था और वो स्पिरिट डाइव मोड मोना जोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यूनो के पास इतनी ज्यादा पावर है। और तब उन्हें फिर से दिल के धड़कने की आवाज आने लगती है। तब शिल्प कहती है इस मैजिक को फील करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी फील किया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।